Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. Series of Legal Lectures के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, हमारा टॉपिक या क्वेश्चन रिसेशन ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट या कैंसिलेशन ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनकी स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस होती है या हो सकती है या जिनको स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाया जा सकता है, ऐसी कौन सी स्टेजेस हैं जहाँ पर उनकी भी कैंसिलेशन हो सकती है, जहाँ पर उनकी भी रिसेशन हो सकती है, जहाँ पर उनको भी मनसूख किया जा सकता है या उनको विड्रॉ किया जा सकता है या उनको टर्मिनेट सस्पेंड किया जा सकता है, उनकी इन्फोर्सिबिलिटी को फर्दर प्रोसीड नहीं करवाया जा सकता या फर्दर प्रोसीड नहीं करवाया जाता। ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जिनके अंदर रिसेशन या कैंसिलेशन का प्रिंसिपल अप्लाई होता है, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके जहां पर सब्सक्राइब लिखा होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें ताकि फर्दर ऐसे ही तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। क्योंकि मेरे चैनल की मिसाल अंधेरे रूम के अंदर उस बटन की सी है कि जिसको जब भी आप ऑन करेंगे तो आपको लाइट मिलेगी। तो इल्म भी लाइट है, रोशनी है, अंधेरे को ख़त्म करता है। तो लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर, अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, अपने अजीज़ों कारब दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करना ना भूला करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, मुझे और आपको अपनी दुआओं में याद रख सकें। मज़ीद बना मैं अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कोई हर्जाना मुआवजा नहीं है, इसके लिए आपको मुझे स्पेशल कॉल करने की जरूरत नहीं पड़नी। अपने लेक्चर्स की फ़ीस बताता चलो, मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की अपनी हेल्प करनी और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। एक और गुजारिश करता चलो आप सबसे, मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, एक बहुत अच्छे खैर ख्वाह एसपी साजिद रशीद साहब, उनके बेटे हैं मोहम्मद अहमद साजिद। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और उन्होंने स्पेशल दुआ के लिए रिक्वेस्ट की थी। और मैं आप सब दोस्तों से, आप सब बुज़ुर्गों से, अजीज़ व अकारब से, सुनने वाले और देखने वालों से मैं गुजारिश करूँगा कि उनके बेटे मोहम्मद अहमद के लिए ज़रूर दुआ कीजिए। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। बहुत छोटा बच्चा है, कुछ मेडिकल गफलत की वजह से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है और उन्होंने स्पेशल दुआ की रिक्वेस्ट की थी और बहुत ही नेक और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है वो। तो उनके बेटे के लिए ज़रूर दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके बेटे मोहम्मद अहमद साजिद को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। उसकी बीमारी है, मुश्किल परेशानी है, उसको अल्लाह ताला अपने सोने महबूब के सदके, अपने पंजतन पाक के सदके उनके ऊपर करम फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल ऑफ रिसेशन या कैंसिलेशन ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट की कैंसिलेशन कैसे हो सकती है, रिसेशन कब हो सकती है, कहाँ हो सकती है, किन किन रीजंस के ऊपर। सबसे पहले तो इसका रिलाय आर्टिकल, सबसे पहले तो मैं जैसे कि अपने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के इससे पहले लेक्चर्स के अंदर काफ़ी डिटेल कंप्रीहेंसिवली मैं आपको बता चुका कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या होता है। मैंने एक बहुत जो है वो एग्जांपल से भी समझाया और उस एग्जांपल को लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद भी किया और स्पेशली उसके ऊपर जो रिक्वेस्ट भी आई कि सर इस तरह के 2-4 एग्जांपल और डेली दे दिया करें ताकि हमें सुकून मिलता रहता है अपनी वाइफ्स को लेकर। तो एनीवे वो उस लेक्चर के अंदर आप देख लीजिएगा, डिटेल कंप्रीहेंसिवली मैंने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को एक्सप्लेन कर दिया था कि इसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे इसको डील किया जाता है। तो कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पर उनको फर्दर प्रोसीड नहीं करवाया जाता, उनकी रिसेशन का होना लाजिम होता है या ज़रूरी होता है, उनकी कैंसिलेशन का होना ज़रूरी होता है। उन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ऐसी कोई एम्बिग्विटीज़ आ जाती हैं, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से उनको फर्दर प्रोसीड नहीं करवाया जा सकता, जिसकी वजह से उनको उनकी कैंसिलेशन का करवाना या होना ज़रूरी हो जाता है। तो रिलाय सेक्शन या रिलाय आर्टिकल, जो रिलाय सेक्शन है इस क्वेश्चन का कैंसिलेशन या रिसेशन ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट, वो है सेक्शन 25 to 38 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। लेक्सिकल मीनिंग ऑफ रिसेशन। लेक्सिकल मीनिंग अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर आपने अपने नोट्स को चेंज क्यों किया। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, चूँकि मैं खुद चूँकि पेपर चेक करने का जो क्राइटेरिया वो या तो LLM होल्डर चेक करते हैं या एक मैक्सिमम LLB प्रैक्टिसिंग जो लॉयर्स हैं उनको रिकमेंड किए जाते हैं। तो मैं यूनिक चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो जब मैंने अपने नोट्स बनाए तो मैंने वो तमाम एक कंजर्वेटिव जो वे चल रहा था, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मीनिंग, उन तमाम चीज़ों को मैंने हेडिंग्स को चेंज कर दिया। और ना सिर्फ इसको चेकर पसंद कर रहे हैं जो पेपर चेक करते हैं, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं। तो मैं अपने इंट्रोडक्शन की जगह पर प्रीफेस लिखता हूँ, कंक्लूजन की जगह पर प्रिक्लूड लिखता हूँ और मीनिंग, सिर्फ मीनिंग नहीं लिखता, लेक्सिकल मीनिंग लिखता हूँ। लेक्सिकल मीनिंग का मतलब होता है मुनासिब, मौजू मायने इसका।
अकेला अगर मीनिंग लिखेंगे तो उसका मतलब होगा कंप्रीहेंसिव। इसका मायने क्या है? तो मायने जब एक मेन चीज जब प्रोमिनेंट होकर आ जाए तो फिर आपको उसको कंप्रीहेंसिव वे के अंदर बताना पड़ता है। लेक्सिकल मीनिंग के अंदर आप चाहे एक लाइन भी बता दो तो डेट मीन के ये मुनासिब है, पूरी तरह से तो फुलफिल नहीं, बट ये क्योंकि कोई भी चीज़ पूरी तरह से फुलफिल नहीं करती किसी भी क्राइटेरिया को, हर चीज़ मौजू होती है, मुनासिब होती है कुछ सिचुएशन और सर्कमस्टांसिस में। तो लेक्सिकल मीनिंग का मतलब है मुनासिब मायने, मौजू मायने, जो कि कदरे इसकी तमाम पहलुओं को फुलफिल करें। तो लेक्सिकल मीनिंग ऑफ रिसेशन या कैंसिलेशन, रिसेशन मीन्स टू अवॉइड, विदड्रॉ और कैंसिलेशन। रिसेशन का मतलब है अवॉइड करना, दरगुजर कर देना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसको खत्म कर देना, विदड्रॉ कर लेना, स्टेप बैक कर जाना, या कैंसिलेशन कर देना, अंडरस्टूड बात है, कैंसिल कर देना, मनसूख कर देना, तरदीद कर देना। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसेशन, रिसेशन की इंटरप्रिटेशन क्या है? देयर आर नंबर ऑफ रीजंस वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड बाय द कोर्ट ऑर्डर इट इज डन टू ब्रिंग बैक द पार्टी टू पोजीशन इन विच दे वर बिफोर फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब इंटरप्रिटेशन इसकी कुछ यूँ है कि दोनों में से वेंडर या वेंडी जो है मुआहदा करने वाला जिसके साथ किया जा रहा है वो कोर्ट में जाते हैं इसकी रिसेशन के लिए, और बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जब बन रहा था उससे पिछली पोजीशन के ऊपर आ जाते हैं। मतलब वो जहाँ पर भी हैं इन्फोर्सिबिलिटी के करीब हैं या उसके टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करने वाले हैं, तो जब वो इस पोजीशन पर होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, अभी कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हुआ, तो वो उसी पोजीशन के ऊपर बैक आ जाते हैं। मतलब इन सिंपल मीनिंग इसका इंटरप्रिटेशन जो इसकी रिसेशन की है कि कॉन्ट्रैक्ट जिस पोजीशन पर भी है, जिस स्टेज पर भी है, उसको बैक वहीं पर ले आना जहाँ से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ, और वहाँ पर जाकर उसकी रिसेशन हो जाएगी, कोई अमल दरामद नहीं होगा। एप्लीकेशन ऑफ रिसेशन, रिसेशन इज नॉट एप्लीकेबल on those contract which is not enforceable by law but the applicable on those contract which is enforceable by law। रिसेशन का जो प्रिंसिपल है वो उन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तो फुलफिल होगा ही नहीं जो कि इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी नल एंड वाइड है, इलीगल है। तो रिसेशन का प्रिंसिपल वहाँ पर अप्लाई होगा जो इन्फोर्सेबल बाई लॉ होंगे। मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाई लॉ हो सकता है, लेकिन पार्टीज किसी मजबूरी रीजंस की वजह से जाकर जो कोर्ट से इस्तदा करती है कि जी हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करवाना, तो लिहाजा इसको सस्पेंड किया जाए, इसकी कैंसलेशन की जाए इन ग्राउंड्स के ऊपर, रीजंस के ऊपर। ग्राउंड्स फॉर रिसेशन, इसकी ग्राउंड्स क्या हो सकती है रिसेशन की? कब रिसेशन हो सकती है, कैसे हो सकती है, कब रिसेशन हो सकती है, कैसे हो सकती है, ग्राउंड्स क्या है? फर्स्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, कोई लॉ की मिस्टेक आ जाती है। अ मिस्टेक ऑफ लॉ व्हेन अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नाउ द फैक्ट बट इग्नोर द मिस्टेक, इन दिस केस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिसेंडेड। पार्टीज में से एक पार्टी जो है, वेंडर या वेंडी, मुआहदा करने वाला जिसके साथ किया जा रहा है, इनमें से एक पार्टी जानती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये मिस्टेक है, मिस्टेक ऑफ लॉ है, लेकिन वो इसको अवॉइड कर देती है, दरगुजर कर देती है, नज़रअंदाज कर देती है, जिसकी वजह से दूसरी पार्टी कोर्ट से इस्तदा करके कि जी इसके अंदर तो ये मिस्टेक ऑफ लॉ थी, ये लॉ की गलती थी, ये लॉ की कमी कोताही थी, तो लिहाजा इसको कैंसिल किया जाए। अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट ही अनलॉफुल है। या इसकी एग्जांपल इस तरह से भी ली जा सकती है कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब तो ये लॉफुल था, लेकिन इन फर्दर्स जब उसने कॉन्ट्रैक्ट ने इन्फोर्स होना था तब ये अनलॉफुल हो गया। फॉर एग्जाम्पल, हम बाहर से गाड़ी मंगवाते हैं तो उसके लिए हमें उसका कस्टम पे करना होगा। अब जब हमने गाड़ी मंगवाई एक, तो उस वक्त वो लॉफुल थी, लेकिन अभी हमारी गाड़ी पाकिस्तान पहुंची ही नहीं, या पहुंच गई या पोर्ट के ऊपर है, तो गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया कि जी बाहर से आप गाड़ी नहीं मंगवा सकते, तो ये अनलॉफुल हो गया। तो जिससे हमने एग्रीमेंट किया था उसकी कैंसिलेशन हो जाएगी। हमने किसी भी थर्ड पार्टी से एग्रीमेंट किया होगा ना, किसी एजेंट से किया होगा जो हमें गाड़ी बाहर से मंगवा कर देगा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की कैंसिलेशन हो जाएगी। अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, दो पार्टीज ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल, एक पार्टी दूसरी पार्टी से एग्रीमेंट करते हैं कि जी आप मेरे घर के सामने गड्ढे खोद दें, सड़क को काट दें, जिससे आने वाले लोगों को नुकसान होगा, उनको डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, तो ये भी पब्लिक इंटरेस्ट पॉलिसी के खिलाफ है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी फुलफिल नहीं हो सकता। इसकी कैंसिलेशन खुद ब खुद भी हो सकती है, इन कोर्ट दोनों में से कोई एक पार्टी या थर्ड पार्टी भी इंटरफेयर करके कोर्ट से इसकी कैंसिलेशन करवा सकती है। फ्रॉड और अंडर इन्फ्लुएंस और फ्रॉड के ऊपर मैं डिटेल लेक्चर्स बना चुका हूँ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप देख लीजिएगा। किसी के ऊपर अपनी हाइप क्रिएट करना, अपना प्रेशर डालना, अगर आप कोई पुलिस ऑफिसर हैं, आप जज हैं, आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं, आप गवर्नमेंट के किसी आप गवर्नमेंट के कोई एम्प्लॉय हैं, किसी बड़ी सीट के ऊपर हैं, किसी बड़ी पोजीशन के ऊपर हैं, तो अपनी उस पोजीशन का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए किसी को अनडू इन्फ्लुएंस करना, किसी के ऊपर अपना प्रेशर जमाना, अपना जो वज़न है, आपकी जो ताकत है, उसको शो करवा के कॉन्ट्रैक्ट को बनाना, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है। या फ्रॉड, दिखाना कुछ और, देना कुछ और, बताना कुछ और, देना कुछ और, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनकी कैंसिलेशन हो जाएगी। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी मैं डिटेल लेक्चर बना चुका हूँ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की ही प्लेलिस्ट के अंदर आप जाकर देख लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन होता है फ़ायदा, मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ दे रही है तो उसकी एवज़ वो पैसा ले रही है, रकम ले रही है, और दूसरी पार्टी के पास मटेरियलिस्टिक चीज़ जा रही है, तो दोनों पार्टीज किसी ना किसी हद तक
अपनी विशेज़ के मुताबिक बेनिफिट के अंदर है, फ़ायदे के अंदर है। तो जो दोनों पार्टीज़ को जो चीज़ फ़ायदा दे रही है, डेट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो डिटेल लेक्चर में बना चुका हूँ, अगर आप उसको देखना चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों में से कोई एक पार्टी जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फुलफिल करने में नाकाम हो जाती है। केस व्हेन रिसेशन कैन बी डिक्लेयर्ड, ऐसे केसेस जहां पर रिसेशन डिक्लेयर हो सकती है। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल बाय द पार्टीज, जब कॉन्ट्रैक्ट किसी एक पार्टी यानी कि जो प्लेंटिव पार्टी है या जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाली पार्टी उसकी तरफ से वाइडेबल हो, यानी कि उसके पास वो अथॉरिटी ना हो। लाइक एक बच्चा है, वो अपने बाप की बिहाफ के ऊपर, माइनर है 13 साल 14 साल का, अपने बाप की बिहाफ के ऊपर गाड़ी का एग्रीमेंट कर लेता है, सौदा कर लेता है बेचने के लिए, तो डेट इज कॉल्ड वाइडेबल, जिसके अंदर कुछ कमी कोताही करके उसको वैलिड बनाया जा सकता है। और अगर उसके अंदर कमी कोताही ना की जाए, वो जो खामी है, वो ख़राबी उसको दूर ना किया जाए, तो वो वाइड हो सकता है। या वाइडेबल की एग्जांपल इसलिए ले लेते हैं कि कोई एक चीज़ अपनी बी को सेल कर रहा है, प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, बट उसके अंदर किसी फैक्ट की कंसील कर लेता है, छुपा लेता है, किसी फैक्ट को जाहिर नहीं करता जो कि उसको जाहिर करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, एक ज़मीन बेचता है बी को, उस ज़मीन के अंदर से एक पब्लिक रास्ता निकल रहा है, लेकिन ए बी को नहीं बताता कि ये पब्लिक रास्ता निकल रहा है। जब बी को पता चलता है तो वो उसकी कैंसलेशन के लिए या रिसेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, कोर्ट के अंदर अप्लाई कर सकता है कि जी जिस वक्त इसने मुझे ज़मीन दी उस वक्त इसने मुझे बताया नहीं, तो मैंने तो इसको एक जनरल वे के अंदर ज़मीन खरीदी, अब तो इसके अंदर पब्लिक रास्ता निकल रहा है, एक वे जा रहा है, तो मेरे तो ज़मीन का बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर मुझे पहले पता होता तो शायद मैं ना लेता, या अगर लेता भी तो किसी और टर्म से, किसी और तरीके से, किसी और कंसिडरेशन के साथ इसको मैं लेता। तो ऐसी सूरत में जो बी है वो कोर्ट के अंदर जाकर कैंसलेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, रिसेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। When the contract is unlawful, जैसे कि मैंने आपको बताया, when any unlawfulness arise within the contract, in this case party can, in this way parties can rescind the contract। जब कोई भी unlawfulness आ जाए, मतलब कि पहले एक जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो लॉफुल ही था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, अनलॉफुल हो गया, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी कोर्ट से रजू किया जा सकता है कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट नहीं दी, पेमेंट देने के अंदर को डिफ़ॉल्ट कर दिया टाइम का, जो कि उनका एक फिक्स टाइम था, एक एग्रीमेंट था कि इस दौरान आपने पेमेंट देनी, उस दौरान पेमेंट नहीं दे पाई, दोनों में से कोई भी एक पार्टी पेमेंट नहीं दे पाई। अल्टरनेटिव पीरियड ऑफ रिसेशन, द प्लेंटिफ इज सूड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट स्पेसिफिक इन फोर्स इन दिस केस कोर्ट में बी रिसेंडेंट इफ इट इज़ रिफ्यूज टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली। अगर प्लेंटिफ केस फाइल करता है कोर्ट के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती इन केस ऑफ नेचुरल इंसिडेंट या किसी भी और वजह से, यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल है कागज़ की कुछ चीज़ें, बुक्स, लेकिन बारिश हो रही है, बुक्स भिजवाई जाएंगी तो उनके अंदर नमी आ जाएगी, ख़राब हो जाएंगी, और जो लेने वाला है उसने उसको रिसीव नहीं करना। तो ऐसी सूरत के अंदर भी जो कोर्ट है उसको अल्टरनेटिव प्रेयर्स ढूंढ लेती है, उसकी कोई अल्टरनेटिव रेमेडी ढूंढ लेती है, अल्टरनेटिव उसकी कंपनसेशन जो है या किसी भी और तरीके से उसकी कोर्ट जो है उनको सेटल कर देती है। कोर्ट में रिक्वायर द पार्टी रिसेंडिंग टू डू इक्विटी ऑन एट जजिंग द रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कोर्ट में रिक्वायर द पार्टी टू होम सच रिलीफ इज ग्रांट टू मेक एनी कंपनसेशन टू द अदर विच जस्टिस में रिक्वायर। कोर्ट भी रिसेशन करवा सकती है दोनों पार्टीज को बुलवा के, जिसकी फेवर के अंदर रिलीफ ग्रांट किया गया है। कोर्ट कह सकते हैं कि आप अपनी कंपनसेशन पे करें दूसरी पार्टी को जो हर्ट हुई है, जो डिट्रैक हुई है, जो इफेक्टेड हुई है, तो जो ऐसा रिलीफ या ऐसी कंपनसेशन जिससे इंसाफ के तकाज़ों को फुलफिल किया जा सके। व्हेन रिसेशन इज नॉट अवेलेबल, कब रिसेशन अवेलेबल नहीं हो सकती? व्हेन वन पार्टी हैज़ फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को मुकम्मल फुलफिल कर दे। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने सामान ही सारा भिजवा दिया बी के घर पर, अब घर जब पहुंचा तो बी ने लेने से इनकार कर दिया। When a third party has already received some benefits from the contract, जब एक थर्ड पार्टी ऑलरेडी कोई ऐसे बेनिफिट्स ले ले, कोई ऐसे फ़ायदे ले ले जिससे अब दोबारा उसको लगे कि मज़ीद, मतलब उसके, चूँकि जब आप एक फ़ायदा ले लेते हो तो उसके बाद जब आप उसको रिजेक्ट करते हो तो फिर आप लॉ की नज़र में या कानून की, कोर्ट की नज़र के अंदर आप ग्रीडी कहलाते हो। कभी ये लालची है, इसने मज़ीद पहले फ़ायदा ले लिया, अब मज़ीद भी बेनिफिट्स के चक्रों के अंदर है, रेट कम करवाने के लिए, पैसे ना देने के लिए, तो इस तरह से ये हरासा कर रहा है। तो अगर आप कुछ बेनिफिट्स ले लेते हो तब उसकी रिसेशन नहीं हो सकती। रिक्वेस्टिंग पार्टी हैज़ कमिटेड सम रॉन्ग रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो रिक्वेस्ट करने वाली पार्टी है, कोर्ट से कैंसलेशन के लिए इस्तदा करने वाली पार्टी है, उसने ऑलरेडी कोई रॉन्ग कमिट किया हो, पहले ही उन्होंने कुछ जो है वो कुछ गलत किया हो दूसरी पार्टी के साथ। द रिक्वेस्टिंग पार्टी हैज़ अननेसेसरी डिले टू रिक्वेस्ट ऑफ रिसेशन, जो रिक्वेस्ट करने वाली पार्टी है कोर्ट से, उसने बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी डिले कर दिया हो, गैर ज़रूरी देर कर दी हो। द रिक्वेस्टिंग पार्टी हैज़ ऑलरेडी आस्क्ड फॉर मनी डैमेजेस, द रिक्वेस्टिंग पार्टी हैज़ ऑलरेडी आस्क्ड द मनी डैमेजेस, जो रिक्वेस्ट करने वाली पार्टी वो ऑलरेडी दूसरी पार्टी से पैसे के लिए डिमांड कर चुकी है, तब भी अगर उसने कुछ बेनिफिट्स ले लिए हैं, कुछ पैसा ले लिया या दूसरी पार्टी के दरमियान में उनकी सेटलमेंट हो चुकी है, तब भी रिसेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकती।
Effect of recession. The effect of recession is restoration of plaintiff in his original position as the contract had not been made over. जो रिसेशन का जो इफेक्ट है ये कि जो केस फाइल करने वाला प्लेंटिफ है वो ओरिजिनल पोजीशन में चला जाता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बना ही नहीं, वो बिल्कुल असर नो ही ख़त्म हो जाता है। इन सेक्शन 35 द प्रोसीजर ऑफ रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन डिस्क्राइब फॉर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट की सूरत के अंदर होना चाहिए जिसकी रिसेशन के लिए आप जा रहे हो कोर्ट में। इट अप्लाई ऑन बोथ वेंडर एंड वेंडी, ये दोनों पर अप्लाई होगा, मुआहदा करने वाले पर भी और जिसके साथ किया जा रहा है उसके साथ भी। एनी वन ऑफ द सच पार्टी कैन गो द कोर्ट इन ऑर्डर टू वेल द रेमेडी ऑफ रिसेशन ऑफ, इनमें से दोनों में से कोई भी पार्टी जो है कोर्ट में जा सकती है इस रेमेडी को वेल करने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रिक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। मेरी वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना ना भूला करें, अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर शेयर जरूर किया करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक पेजेस, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना सिर्फ इससे मुस्तफ़िद हो सके, मुझे और आपको अपनी दुआओं में याद रख सके। दोबारा हाजिर होऊंगा नई सीरीज़ में नए लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।